देहरादून में मथुरा दत्त जोशी का बयान। विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के इरादे से उतरा था। सत्ता पक्ष के लिए यूसीसी महत्वपूर्ण, विपक्ष जनता को जरूरी मुद्दों से भटकाया। हल्द्वानी घटना पर प्रतिक्रिया, शहर काजी ने दी प्रतिक्रिया। सीएम धामी से मिलने का मांगा समय। उधम सिंह नगर में हल्द्वानी हिंसा के बाद धारा 144 लागू। उधम सिंह नगर में भी दिखा असर। उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायल पुलिस जवानों और पत्रकारों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। हल्द्वानी से खबर है, जहां सीएम धामी ने पत्रकारों और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों और पत्रकारों का हौसला भी बढ़ाया। सीएम धामी का यह सराहनीय कदम, जहां उन्होंने जवानों और पत्रकारों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों और पुलिस को प्रोत्साहित भी किया। सीएम धामी ने पत्रकारों और पुलिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। हल्द्वानी में जो घटना हुई है, उसके बाद सीएम धामी, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की। तीन बजे के बाद जैसे ही हम लोगों ने वहाँ अतिक्रमण चल रहा था, तो चारों तरफ से लोगों ने हमें घेर घेर के पत्थरों से बुरी तरीके से, छत से भी पत्थर आ रहे थे, दाएं से बाएं से हर जगह से पत्थर ही पत्थर। वो तो हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर की वजह से हम लोग बच गए, फिर भी हमें बहुत चोटें लगी, लेकिन हम लोग डटे रहे और हमने बहुत देर तक दंगाइयों का जो है सामना किया। कैसे निकले वहां से? कैसे? हमें थोड़ा रास्ते का अनुमान था और धीरे धीरे जो है उनको पीछे खदेड़ते हुए हम आगे को बढ़ते रहे और फिर लेफ्ट में जो है। जी हाँ, ऐसा हुआ जैसे जब ड्यूटी हमारी लगी, हम पहुंचे वहाँ मौके पे, तो वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी पुलिस के द्वारा। हम सब वहीं पे तैनाती थी हमारी। वहाँ दो चार करके वहाँ उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ। जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी पहले से, ईंट पत्थर छतों से भी फेंके गए और नीचे ही फेंके गए। औरतें बच्चे भी पत्थर फेंकने लगे, ईंटें, जिससे कि जैसे तैसे हम वहाँ से भागे, निकले वहाँ से। यहाँ शोल्डर में लगी है और सर में लगी चोट मेरे। तो कितने साथी थे आप लोग? कितने साथी लोग वहाँ चोटिल हुए हैं? हम लगभग 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर। और सारे के सारे चोटिल हैं? सब चोटिल है, किसी के सर में लगी, किसी। निकले कैसे वो? हम, ऐसा हुआ जब पथराव वहाँ से स्टार्ट हुआ, पथराव होकर जब हमारे ऊपर पत्थर बरसाए गए, तो हम वहाँ से। मॉब के बारे में हम तो अपनी कार्रवाई करने गए थे। जैसे ही हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, हमको फ्रंट में रखा हुआ था महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। जो भी उनकी महिलाएं हैं वो भी काफी तादाद में अंदर आई हुई थी। तो हमारा काम था सिर्फ उनको बाहर निकालना, उनको बाहर करना। तो इन्हीं बाहर निकालने के चक्कर में आधे घंटे बाद देखते हैं पत्थर ही पत्थर आते हैं दूसरी ओर से। और वो पत्थर इतनी संख्या में आते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थर और ईंटें इतनी सारी फेंकी जाती है, पता ही नहीं चलता है। एक से बचे तो दूसरे से लगेगी, दूसरे से बचे तीसरे से लगेगी। वहाँ कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी पत्थरबाजी की गई। और इसी पत्थरबाजी में बहुत इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। हल्द्वानी हिंसा की जांच कराने को लेकर इंडिया अलायंस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इस दौरान उन्होंने ऑफिसर्स को निलंबित करने की मांग भी की है।
खबर देहरादून से है, जहां इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। हल्द्वानी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सम्मान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पारित कर एक तबके को टारगेट करने की कोशिश की गई और उस वर्ग के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, उससे ये संदेश गया है कि उनको दबाया जा रहा है, जिसके चलते ये घटना देखने को मिली है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि ये समय इन सब में जाने का नहीं है, लेकिन सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि शांति व्यवस्था कैसे कायम हो। दिन से कहा कि आभास ये गया है इस सारी प्रक्रिया में, नहीं तो इसकी उत्तराखंड में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसको इन्होंने बनाया हो जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। केवल एक मैसेज गया है कि अल्पसंख्यक एक वर्ग को जो है टारगेट करके आपने उनके पर्सनल लॉज में, इनके पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप किया है। ये गया है। अब इसका क्या समाधान है ये देखा जाएगा, लेकिन मैं इस समय ये सब चीजों में जाने आने का समय नहीं है। इस समय तो हम सब के हाथ भगवान से, ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं कि शांति स्थापित हुआ। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कौमी दंगों से कभी किसी को कोई फायदा नहीं होता है। दंगों में जो लोग घायल हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का शिष्टमंडल इस विषय को लेकर कल सीएम से मिलेगा। दंगे करवाए भी जाते हैं, साजिश भी होती है। हल्द्वानी विधायक के मुताबिक 4 मौतें हुई हैं। पीसी के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन सब मामलों में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध होती है, लेकिन इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गई। इसमें एक अधिकारी की भूमिका भड़काने वाली है। अगर कार्रवाई की गई तो शाम को ही ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन की पहले से कोई तैयारी नहीं थी? प्रशासन मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? प्रशासन की तैयारियों में जो चूक हुई है, उसको लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की गई है। हल्द्वानी जाना चाहता है अपने विकास के लिए। विकसित शहरों में इसकी गिनती होती है। अमन चैन शांति बनाए रखें, अफवाहों पे कतई ना जाएं और सौहार्द और सद्भावना के लिए हल्द्वानी जाना चाहे, अपने विकास के लिए जाना चाहे। हमारी पहचान ऐसी रहनी चाहिए। आप बनभूलपुरा का दौरा करेंगे? बनभूलपुरा में अभी कर्फ्यू लगा है, इस समय वहां ठीक नहीं है। पहले वहां पे जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई होगी, उसके बाद जब सही समय आएगा तब लोगों से अवश्य मैं फोन से संपर्क में हूं लोगों से, मैं जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि हमारे कई सम्मानित पार्षद हैं वहां पे, कई हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो मुझे मिनट दर मिनट की गतिविधि बता रहे हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके निदान के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब जो जिनकी जैसे डेथ हो गई, जो उनकी डेड बॉडीज हैं वहां पड़ी हुई हैं, तो उसमें एसडीएम। ये दुर्भाग्यपूर्ण, अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक शांतिप्रिय इलाका जो आजादी से लेकर आज तक जिस क्षेत्र में दंगा नहीं हुआ, वहां दंगा हुआ है, निश्चित ही अफसोसजनक है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारी जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। 15-15, 16 साल से ये अधिकारी यहाँ बने हुए हैं और मेरी जानकारी में है जो इसको लीड कर रहा था वो 9 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो चुका है। उसके बावजूद यहाँ बने हुए थे इस कार्यक्रम में, और क्यों 3 बजे 4 बजे के बाद ये कार्रवाई की गई? डीएम साहब ने आज मैंने को बताया गया कि फुटेज दिखाई, 30 तारीख की फुटेज दिखाई कि छतें सामान्य थी, 3 तारीख की दिखाई। कार्रवाई आप 8 तारीख को कर रहे हैं तो 8 तारीख की फुटेज की तैयारी क्यों? जब इस तरह की कार्रवाई उसमें होती है तो वहां के जिम्मेदार लोगों को, वहां के प्रभावशाली लोगों को। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा है कि ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश लग रहा है। यदि ऐसा है तो क्या इंटेलिजेंस ने इस तरह के इनपुट दिए थे? यदि नहीं दिए थे तो यहाँ पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है, और दिए हैं तो पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पाई? उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी एहतियातन ये घटना आगे ना बढ़े, शांति व्यवस्था कायम हो, घायलों की इलाज की जरूरत है और जो मारे गए हैं उनके परिजनों को ढांढस बांधने की जरूरत है। पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। हरिद्वार में जो आगजनी का और पथराव का मामला सामने आया, उसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर इंटेलिजेंस ने ऐसे इनपुट नहीं दिए तो ये साफ तौर पर इंटेलिजेंस की फेलियर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंटेलिजेंस को इनपुट दिए गए तो पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस हिंसा में मारे गए हैं उनके परिवार को हौसला देने की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेन में बुलाया जा सकता है। अभी इस बात पर संशय है कि बजट सत्र कहां बुलाया जाएगा। वहीं बजट सत्र को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले सत्र और उसके बाद बजट सत्र को समझने का प्रयास करे। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बीजेपी की सरकार सत्र ना चलाए। और भी कहीं ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमारे बराबर विधायक हैं, वहां बजट सत्र 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में बजट सत्र 3 दिन चलता है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और जनता के हित में काम न करने का सरकार पर आरोप लगाया है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले वो सत्र और उसमें भी बजट सत्र का मतलब समझ ले। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सत्र न चलाए। बहुत सारे राज्य हैं जिनके यहाँ हमारे बराबर विधायक हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 80 हैं, कहीं 90 हैं। वहां बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड का बजट सत्र 3 दिन चलता है। सरकार के पास बिजनेस नहीं होता। सरकार बजट सत्र के दौरान जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव लगते हैं, उस पर चर्चा होती है, प्रश्नकाल पर चर्चा होती है, उससे भागना चाहती है, क्योंकि उन चर्चाओं में प्रदेश की जनता की समस्याएं निकल कर आती हैं, उसका सरकार समाधान करने में सक्षम नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मंगलौर बीजेपी हरिद्वार ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रभात चौधरी ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे लिब्बरहेड़ी स्थित एक होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री ने विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रभात चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उन्हें क्षेत्र की जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने पार्टी आला कमान से मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बसपा से अलग हटकर क्षेत्र की जनता तीसरे व्यक्ति को विकास के नाम पर वोट देने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि, एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए। दून के धारावाली में सिगरेट के विवाद में 2 युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक का शव एक नाले से मिला है। पुलिस की जांच में पता चला कि उसे अंतिम बार अंकित उर्फ माठू और दिलकुश उर्फ बाला के साथ देखा गया था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी दिलकुश निवासी धारावाली ट्रांसपोर्ट नगर में सेल्समैन है, जबकि अंकित निवासी मोहब्बे वाला क्षेत्र में ही दिहाड़ी मजदूरी करता है। देहरादून से यह हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां 2 युवकों ने सिगरेट विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक विवाद सिगरेट को लेकर हुआ था, जो कि इतना बढ़ गया कि हत्या का मामला सामने आ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सिगरेट के चलते दोनों युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद 2 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर शिकंजा कस लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने हल्द्वानी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी लोग अमन चैन के साथ मिलजुल कर रहें। शहर काजी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर अपील करेंगे कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर स्तर से कार्रवाई की जाए। शहर काजी ने इस घटना पर कहा कि देश में हमेशा अमन चैन के साथ ही हर काम हुए हैं और कई मामलों में आपस में मिल बैठकर और कई में न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद पहले जिस तरह से अमन और भाईचारे के साथ एक दूसरे को देखते थे, वहां पर निगाहें एक दूसरे के लिए विपरीत नजर आती हैं। ऐसे में वो मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर अमन चैन के लिए अपील करेंगे। देखिए सर, पहले तो आप हजरात का इस्तकबाल है और साथ साथ इसी के कि आप ये सवाल है कि हुकूमत सरकार से क्या अपील कर सकते हैं। तो जाहिर बात है हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और जुल्म ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल कर के रहें और आपस में कोई ज़्यादती ना हो, जो कोई गलती हो। हल्द्वानी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा, कभी वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हमेशा से ही शांति, सद्भाव और अमन का वातावरण रहा है। ये पहली घटना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर प्रशासन उस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने जा रहा था। तब हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नहीं गया और इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। हमें इजाजत दी जाएगी। इतना मालूम है कि नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान कितना है, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं की मोटरसाइकिल गाड़ियां जल गई हैं। मेरी उनसे बात हुई है पत्रकार बंधुओं से, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां हमारी जला दी गई हैं, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से क्या नुकसान हुआ उसका आत्महत्या भी संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री ने पहल करनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और निर्दोषों के खिलाफ अनावश्यक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वहां के माहौल को बनाने के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रशासन का, सरकार का दायित्व है कि वही माहौल, वही शांति, वही सद्भाव वहां पर कायम हो।
प्रशासन और सरकार का काम। हम तो चाहते हैं कि शांति सद्भाव अमन कायम हो, क्योंकि प्रशासन में सरकार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।